हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब बढ़िया है? अच्छी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप, यही दुआ करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल रही हो। ठीक है, लगभग सारा कोर्स अपना हो चुका है, लगभग 98% अराउंड हो चुका है। आज एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर अगला पड़ाव अपना, जो कि क्या है आज का टॉपिक हमारा? आज का टॉपिक है स्टाफिंग। क्या है हमारा टॉपिक आज का? स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग को देखते हैं। स्टाफिंग मैनेजमेंट के अंदर इसको क्या बोला जाता है? स्टाफिंग बोला जाता है। अच्छा सर, और इसका क्या नाम हो सकता है? और इसका नाम होता है, और इसका नाम होगा रिक्रूटमेंट। इसके अंदर क्या क्या आएगा? रिक्रूटमेंट आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा, है ना, प्रशिक्षण और उसका विकास करना। रिक्रूटमेंट उनका ये नौकरी देना, जैसे रिक्रूटमेंट, जिस रिक्रूटमेंट की विज्ञप्ति या एडवर्टीजमेंट आई है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, वो भी रिक्रूटमेंट है। और क्या होता है उसके बाद? सिलेक्शन होता है, यानी सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़, ये सारे स्टाफिंग वाले चैप्टर्स के अंदर मैं करवा चुका हूँ। स्टाफिंग वाले, इसको अगर एक नाम बोला जाए तो अपन बोल सकते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण, जिसको हम दूसरा हिंदी में क्या बोल सकते हैं? नियुक्तिकरण। ठीक है, तो स्टाफिंग के अंदर क्या क्या आएगा? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएगी? ये सारी चीज़ें स्टाफिंग के अंदर आ जाएगी। यानी इन सारी टॉपिकों का एक ही नाम होगा, स्टाफिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? नियुक्तिकरण। मैनेजमेंट के अंदर इसको बोला जाता है स्टाफिंग। ठीक है, तो कहीं अगर मेरे लेक्चर का नाम स्टाफिंग है तो आप कंफ्यूज मत होना, ये इसका मतलब ये है। ठीक है, ज़्यादातर मैंने कोशिश की है आपके जो सिलेबस के अंदर है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मैं एडजस्ट करूँ। चलो, आज स्टाफिंग के ही क्वेश्चंस को लेते हुए चलते हैं। आज की क्लास जो एमसीक्यू सीरीज अपनी चलती है 30 क्वेश्चंस की, जो इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन की सीरीज चलती है, उसी को आप लेते हुए चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग? इनमें से कौन सा स्टाफिंग का एलिमेंट है? तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, रिक्रूटमेंट भी इसका एलिमेंट है, यानी रिक्रूटमेंट भी इसी का ही है, सिलेक्शन भी इसमें आता है, ट्रेनिंग भी इसमें आता है, डेवलपमेंट होता तो डेवलपमेंट भी इसी के अंदर ही आता। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, our assets walk out to the door each evening, we have to make sure that they come back the next morning, here the asset refer to। कहने का मतलब हिंदी में समझाता हूँ, हमारी एसेट, जो भी हमारी संपत्ति है, वो रोज़ शाम को हमारे घर से निकलती है, और हम ये चाहते हैं, और वी हैव टू मेक श्योर, और हमें ये श्योर करना है, हमें ये 100% कन्फर्म करना है, सुनिश्चित करना है कि जो हमारी एसेट, जो हमारी संपत्ति हमारे घर से निकली है शाम को, सुबह वापस हमारे घर के अंदर, हमारे डोर स्टेप के अंदर, नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे डोर स्टेप पे वापस वो आ जाए, अपने पास वापस आ जाए। यानी ये कौन सी एसेट है, कौन सी संपत्ति की बात कर रहा है, जो कि हमारे शाम को हमारे घर से निकलती है और सुबह हम यही उम्मीद करते हैं कि वो उसी स्थिति में हमारे आ जाए, और जैसे हमारे यहाँ काम कर रही थी वैसे ही काम करे। तो इस असेट्स का या इस संपत्ति का क्या नाम है? इस संपत्ति का नाम है एम्प्लॉयज़। क्या है? एम्प्लॉयज़। यानी आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपकी संपत्ति होती है। आपको पता है, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ बिजनेस की क्या होती है? संपत्ति होती है, और वो संपत्ति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संपत्ति होती है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एसेट जिस स्थिति में निकली है शाम को, उस स्थिति में सुबह वापस आपके पास नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाए। ऐसा नहीं आज काम किया, निकल गए, फिर कल के दूसरे नहीं आएंगे, वो होंगे ही नहीं। यानी क्या होगा कि आज अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय है, सुबह आपके पास 80 आए, 20 ने छोड़ दी नौकरी। अब आपको 20 का काम 80 से तो करवा नहीं सकते, तो 20 आपको नेक्स्ट वापस इसकी रिक्रूटमेंट और सारा प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सारा का सारा वापस करना पड़ेगा, नियुक्तिकरण का प्रोसेस वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे अपने लक्ष्य के ऊपर, और आपसे भी ये रिक्रूटमेंट और इसी में रह जाओगे। लोगों को लाओगे, वो फिर छोड़ के जाएंगे, फिर लाओगे, यानी एक पूरा डिपार्टमेंट इसके लिए बिठाना पड़ेगा, एक पूरा खर्चा इसके लिए होगा। तो आपका बिजनेस उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस स्पीड से आप ग्रो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या, कि ईच ऐसी एसेट, आपकी ऐसी संपत्ति जो आपके, ये क्वेश्चन को घुमाया गया, ट्रिक किया गया है कि भैया आपकी कौन सी वो संपत्ति है जो रोज़ शाम को आपके घर से, दरवाजे से निकलती है, और आपको ये श्योर करना है कि वो अगले दिन क्या हो, वापस नेक्स्ट मॉर्निंग आपके घर के अंदर आ जाए। तो ऐसी असेट्स को, ऐसी संपत्ति को क्या कहते हैं? ऐसी संपत्ति को हम कहते हैं एम्प्लॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम क्वेश्चन दे रखे हैं, नीचे देख लेना। हमारी संपत्ति हर शाम दरवाजे के बाहर निकलती है और हमें ये सुनिश्चित करना है कि वे अगले सुबह वापस आए। ये संपत्ति किस संदर्भ में कहती है? तो इस संपत्ति को कहता है कर्मचारियों को कहा जाता है। ठीक है, ओके सर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस
यानी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो स्टार्ट होती है, भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि पहले भर्ती करने से पहले हर डिपार्टमेंट क्या करता है, भर्ती करने से पहले क्या देखता है, डिमांड देखता है। एक्चुअल में तो आपके यहाँ पे डिमांड होगी, मांग होगी, तभी आप भर्ती करोगे ना। अगर मांग ही नहीं है तो भर्ती क्या करोगे, यानी खाली जगह ही नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो आप वैकेंसी की पूर्ति कैसे करोगे, यानी पोस्ट वैकेंट होनी भी तो जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट विथ, अब 4 ऑप्शन है, आपके दिमाग में ये सबसे पहले टिक करने का होगा, इनवाइटेड टू द इंटरेस्टेड पर्सन। अरे इनवाइट तो तब करोगे जब आपके पास खाली जगह होगी, नहीं तो कहाँ सिर पे बिठाओगे उनको। तो क्या होगा, आप सबसे पहले क्या देखोगे, स्टार्ट कहाँ से होती है, डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की डिमांड से स्टार्ट होती है। ठीक है, एम्प्लॉय की डिमांड से स्टार्ट होती है। ओके, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसमें से कौन सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, कौन सा नहीं है देखेगा पहला। एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, क्या मैन पावर रिक्वायरमेंट जो आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट करना, क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, चलो आगे देखते। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती जो कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया, ठीक है। तो एस्टिमेट मैन पावर रिक्वायरमेंट, बिल्कुल ये तो प्रोसेस आपका है ही है। नॉट का पूछ रहा बोले कौन सा नहीं है, तो सीधी सी बात है आपके यहाँ जगह कितनी खाली है, क्या है, डिमांड देखने के लिए आप मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो देखोगे, जो अपने जस्ट पूरा किया तो इसको बोल सकते हैं डिमांड का, डिमांड को देखना यानी मांग को देखना कि कितनी मांग है। ठीक है, दूसरा रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट, जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट है उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना, क्या ये रिक्रूटमेंट, क्या ये भर्ती प्रक्रिया का रूप है, नहीं है ये भर्ती प्रक्रिया का रूप, क्योंकि ये आ जाएगा सिलेक्शन वाले में। कहाँ आ जाएगा, भर्ती प्रक्रिया का नहीं है। जब आप सिलेक्शन करते हो तब की बात है कि भाई किसको रखना है किसको निकालना है। भर्ती प्रक्रिया में तो पहले अपनी डिमांड देखो, लोगों से इन्विटेशन, इनवाइट एप्लीकेशन फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स, जैसे आप लोग हो, आप कैंडिडेट्स हो, आपसे एप्लीकेशन मंगवाई, फॉर्म भरवाए, पहले अपने एस्टिमेट देखा, फिर आप लोगों से फॉर्म भरवाया, फिर ये देखा कि भाई अच्छे अच्छे कैंडिडेट कहाँ से मिल सकते हैं, तो आपने क्या किया, आइडेंटिफाई सोर्स टू फाइंड सूटेबल कैंडिडेट्स, यानी आपने ये देखा कि सूटेबल कैंडिडेट्स आपको कहाँ मिलेंगे इस पर्टिकुलर नौकरी के लिए। चाहे आपने देखा कि भाई एमकॉम पास होना चाहिए या बीकॉम पास होना है, ये भी सूटेबल है, या आपने देखा कैंपस इंटरव्यू से डायरेक्ट कॉलेज में जाके इंटरव्यू करा दूँ, या आपने देखा न्यूज़पेपर में डाल के इसको मंगवा लूँ, या आपने देखा कि ये इस तरीके से नहीं आए तो प्रमोशन करवा ले आपस में अंदर से, या टीवी में ऐड दे दे। इस तरीके से आपको देखना है कि भाई आपको जो क्वालिफाइड बंदे चाहिए, जो सूटेबल बंदे चाहिए, वो बंदे आपको मिलेंगे कहाँ से। ये सारा प्रोसेस किसका है, ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, किसका है। लेकिन किसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना ये इसका प्रोसेस नहीं है। तो आपको पूछा भी क्या गया, नॉट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, रिजेक्ट्स एप्लीकेशन ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट, इसका कार्य नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दिस रिजल्ट्स इन हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाइक इन सैलरी, इनमें से इन 4 जो चीज़ दे रखे, इनमें से सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, यानी पर्टिकुलर 4 दे रखा है, जैसे कि ट्रांसफ़र दे रखा है, यानी किसी का ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, किसी का जॉब रोटेशन कर दिया, एक जॉब से दूसरी जॉब से लगा दिया, यानी अगर वो क्या बोलते हैं ऑपरेशन हेड था तो उसको मैनेजर कर दिया, इस तरीके से जॉब का रोटेशन कर दिया, प्रमोशन कर दिया यानी मैनेजर को सीनियर मैनेजर बना दिया, उससे भी ऊपर प्रमोशन ऊपर ले गए। तो इन तीनों में से नन ऑफ द गिनने की जरूरत है, इन तीनों में से सबसे हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ कहाँ जाके बढ़ जाती है और सैलरी भी बढ़ जाती है। तो आपको पता है जॉब में आपको ये बात तो कन्फर्म है, जितनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा सैलरी, जितनी कम रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी कम सैलरी। ठीक है, जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जहाँ पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और सैलरी भी बढ़ती है। तो सीधी सी बात है, प्रमोशन होता है, सारे लोग ही प्रमोशन के लिए रोते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई चारों टाइम सुबह शाम एक ही चीज़ के लिए रोते रहते हैं, प्रमोशन करवा दो, हाई प्रमोशन करा दो। कोई नेता की लगाता है, कोई कहीं की लगाता है। तो प्रमोशन के लिए क्यों रोते हैं कि जिम्मेदारी तो बढ़ जाएगी उनको पता है, लेकिन उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, क्या पता करोड़पति बन जाए। चलो प्रमोशन, क्या आंसर हो जाएगा इसका, प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट। इट इज़ नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स थे, एक तो था इंटरनल, एक होता एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब अंदर से मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, संगठन के अंदर से ही आप रिक्रूटमेंट यानी सिलेक्शन क्या बोलते हैं भर्ती की प्रक्रिया करें। इंटरनल कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कर दिया प्रमोशन कर दिया, खाली जगह थी आपने नीचे वालों को ऊपर ला के लगा दिया, ठीक है,
नीचे खाली जगह होती डिमोशन कर दिया, कोई फिक्स नहीं है, ट्रांसफ़र कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, उस जगह पे खाली है तो वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया आपने, ठीक है। और भी सारी जो अंदर अंदर रिक्रूटमेंट हो सकती है। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, एक्सटर्नल में आप बाहर गए, कैंपस गए, किसी कॉलेज के कैंपस से उठाए आपने बंदे, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देकर बंदे उठाए कि भाई आओ भाई जल्दी किसी को नौकरी चाहिए तो इतनी भर्तियाँ है, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट की इतनी भर्तियाँ है या इसकी इतनी भर्तियाँ है, तो आपने जो भी उस भर्तियों को दिया कि 1000 पोस्ट है, अब आओ भाई एलिजिबल कैंडिडेट आओ एप्लीकेशन भरो। तो इस तरीके से ये क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स, बाहर ही आप बाहर, ये आपके स्रोत है कि बाहर से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी खाली जगह को भर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें सवाल क्या अपना कि इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स नहीं है। मैं ज़्यादातर फोकस क्वेश्चन डालते समय ये करता हूँ नोट वाले डालूँ ताकि आपका दिमाग अभी से सही रहे। जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे आप, एग्ज़ाम देने से पहले ये मेरे जो वीडियो बिजनेस मेथड्स के ये वीडियो है टॉपिक वाइज, ये 30 क्वेश्चन के पर वीडियो है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। जो वन एग्जाम पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल है, ठीक है, ओके। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का इंटरनल सोर्स नहीं है, नॉट एन इंटरनल सोर्स है। दैट मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स में से कौन सा नहीं है। तो एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, एक हो गया ट्रांसफ़र तो इंटरनल सोर्स है, जस्ट अभी मैंने बताया ट्रांसफ़र इंटरनल सोर्स है। प्रमोशन इंटरनल सोर्स है, ये भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ठीक है। डिमोशन भी इंटरनल सोर्स है, किसी का प्रमोशन हो सकता है तो डिमोशन भी नीचे की तरफ, वो भी मोट कर सकते हैं अपन उसको, डिमोट भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आप लोग देते हो, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी बाहर जो पब्लिक से मांगी जाती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्या ये इंटरनल सोर्स है? नहीं, ये प्योर एक्सटर्नल सोर्स है। ये क्या है? प्योर एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर से लोग मंगवा रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइज संगठन के अंदर के तो लोग नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट इज नॉट एन इंटरनल सोर्स, इट इज़ अ एक्सटर्नल सोर्स, बाहर से हम मंगाते हैं, ठीक है। यानी आंतरिक स्रोत नहीं है ये क्या है? सीधी भर्ती क्या है? आंतरिक स्रोत नहीं, बाहरी स्रोत है, ठीक है, ओके। अ टेस्ट विच मेजर्स इमोशन, रिएक्शन एंड मैच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की इमोशन को मेज़र करना यानी हम ये कह सकते हैं कि मापना, क्या करना? मापना, यानी उसके इमोशन को, उसके रिएक्शन को, उसकी मैच्योरिटी को मापना, किसी इंडिविजुअल के इमोशन को, रिएक्शन को और मैच्योरिटी को मापना, मेज़र करना। ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं? ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट। होता है आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है, यानी आपके इमोशंस को देखा जाता है, आपको गुस्सा कितना जल्दी आता है, कैसे रिएक्ट करते हो आप, कैसे डिसीजन को मैच्योरिटी से हैंडल करते हो, ये सारा देखा जाता है जब रिक्रूटमेंट होता है, जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे देखा जाता है, उसको बोला जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, ओके। याद रखना कौन से टेस्ट क्या है। अभी जैसे क्वेश्चन में मैं लगभग कवर करते हुए चलूँगा। चलो सेकंड आ गया, देखो अ टेस्ट टू मेजर, वापस मापना। ऐसा कौन सा टेस्ट जो मापता है क्या? लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल इन पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी पुराने एक्सपीरियंस आपको कितना है, पुरानी आपको नॉलेज कितनी है, आपकी स्किल कितनी है, पहले से काम कर रखे हो तो आपकी नॉलेज और स्किल को मापता है। ऐसा टेस्ट को क्या कहला जाता है? उसे कहा जाता है ट्रेड टेस्ट। क्या कहला जाता है? ट्रेड टेस्ट। ट्रेड यानी मार्केट, ट्रेड याद रखना, ट्रेड यानी व्यापार जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, यानी ऑलरेडी आपकी स्किल कैसी है उसको मापने का टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट आपकी इमोशन इसको मापता है। इंटेलिजेंसी टेस्ट यानी आपके आईक्यू लेवल को चेक करता है, ठीक है सर। अ टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। ये सारे सिलेक्शन टेस्ट के पार्ट थे। जैसे आपने पर्सनैलिटी देखा, आपने ट्रेड टेस्ट देखा, आपने एप्टीट्यूड देखा, ठीक है, एप्टीट्यूड देखा, आप इंटेलिजेंसी देखा। ये सब क्या है? ये सिलेक्शन, बंदे को सिलेक्ट करने से पहले उसके अंदर ये सारे टेस्ट देखे जाते हैं कि भैया वो इस चीज़ों के लिए क्या है, परिपक्व है कि नहीं, और इन चीज़ों के लिए इन टेस्ट में वो पास होता है कि नहीं। अलग अलग जरिया होता है, अलग अलग तरीके से उसको देखा जाता है। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो सिलेक्शन टेस्ट में नहीं आता है? तो याद रखना मेडिकल टेस्ट कभी भी सिलेक्शन टेस्ट में नहीं आता है। अब यहाँ पे आप फौज की नौकरी तो करने जा रहे नहीं हो, फौज की नौकरी करने जाओगे तो मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होता है? ये फिजिकल टेस्ट होता है। ये किसी को होता है? इसको बोलते हैं फिजिकल टेस्ट। ये अलग से सिस्टम होता है, सिलेक्शन टेस्ट के प्रोसेस के अंदर ये नहीं आता,
ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस मेथड पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखना। कोई ऐसे जीत ना जाए मेरे से बैठे बैठे, अरे सर क्या बात करते हो, मेडिकल टेस्ट तो हर किसी में होता है, हर जितने भी ये आपने देखा पुलिस वुलिस की जितनी भी नौकरियाँ होती है इसके अंदर मेडिकल टेस्ट तो जरूरी है, वो भी सिलेक्शन के लिए ही होता है। अरे भैया हम पढ़ रहे बिजनेस मेथड, बिजनेस मेथड में मेडिकल टेस्ट से कोई मतलब नहीं है, आपका इंटेलिजेंस ही देखी जाती है, आपका इमोशंस देखा जाता है, डिसीजन लेने का पावर देखा जाता है, ना कि आपकी कट काठी देखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ओके, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एप्टीट्यूड ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कर्मचारी की योग्यता, उसकी योग्यता को सुधारने का काम करता है, यानी योग्यता को सुधारने हेल्प करता है, उसकी एप्टीट्यूड, उसकी ये बोल सकता हूँ मैं, उसकी क्वालिटी को, एफिशिएंसी को, क्या एफिशिएंसी को सुधारने का काम करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। वो क्या करता है, वो क्या हो सकता है जो इसके कैलिबर एफिशिएंसी को सुधारने का काम करे, तो वो होता है आपका डेवलपमेंट, विकास, यानी विकास कार्य किया जाता है, यानी आपके साथ ट्रेनिंग, आपको प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है, उसके साथ साथ आपका डेवलपमेंट भी किया जाता है, यानी आपको नॉलेज पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा और पढ़ाया जाता है, ओरिएंटेशन किए जाते हैं, और भी आपके जैसे कि आपको नई नई चीज़ें मार्केट में आएगी तो अपडेट किए जाते हैं, ये सब क्या डेवलपमेंट, ये आपके विकास के लिए किया जाता है ताकि आपका एफिशिएंसी बढ़ती जाए। नेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग हेल्प वर्कर्स लर्न वाइल वर्किंग विथ सुपीरियर, ठीक है। चलो, द मेथड ऑफ ट्रेनिंग हेल्प्स वर्कर लर्न वाइल वर्किंग विद सुपीरियर, यानी अपने से ऊपर जो सुपीरियर लोग हैं उनके साथ काम करने में वर्कर की हेल्प करती है। कौन सी ट्रेनिंग उनको हेल्प करती है कि वो अपने सुपीरियर के साथ काम करे और उनके साथ काम करते करते सीखे। लर्न वाइल वर्किंग विद सुपीरियर, यानी अपने से ऊपर वाले, अपने से ऊपर वाले यानी अपने से वरिष्ठ लोग, कर्मचारी, उनके साथ कार्य करते करते ये लोग क्या करें, सीखे। तो ऐसी कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, यानी परीक्षा करने का एक कौन सा तरीका है जो वर्कर की सुपीरियर के साथ काम करने का एक तो उसमें तरीके में ये इंक्लूड हो और उसके साथ वो काम करते करते वो क्या हो, वो सीखे। तो इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या बोला जाता है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। यानी जो अपने शागिर्द होते हैं, शागिर्द बोलते हैं, पर शागिर्द तो आप हमारे शागिर्द हो, यानी आप हमारे शागिर्द का मतलब हो गया, एक शागिर्द मूवी भी तो है ना नाना पाटेकर की, उस तरीके से, यानी आप हमारे शागिर्द हो। यानी अप्रेंटिसशिप मतलब होता है आप किसी के शागिर्द में, यानी बॉस के अंडर में रह के काम करो, बॉस जैसे जैसे बोलता है बॉस के साथ साथ रहो, बॉस जहाँ जाते हैं वहाँ साथ रहो, उनके शागिर्द बन जाओ। तो जब शागिर्द बन जाओगे तो उस ट्रेनिंग को बोला जाता है, ताकि आप उसके चाल चलन को सीखो, वो कैसे हैंडल करता है, कैसे सिचुएशन को देखता है, किस तरीके से वो उसके लिए सॉल्यूशन निकालता है, कैसे उसके इमोशंस को अटैक करता है, वो मतलब किस तरीके से इमोशन रखता है हर टाइम क्लाइंट से डील करते समय। क्लाइंट गालियाँ भी निकाल ले तो उसको कैसे, उसकी पाचन क्रिया कैसी है गालियाँ सुनने की। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे सीखते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइलिंग पोस्ट, यानी आप जो पोस्ट है, जो भी खाली पद है, उन रिक्त पदों की भर्ती के लिए आप इंटरनल सोर्स यानी आंतरिक स्रोतों का उपयोग करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है आपका कि आप अपने एम्प्लॉय, जो पुराने एम्प्लॉयज़ है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं आपके, उनको आप क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, प्रोत्साहन करते हो। कैसे उनको मोटिवेट ऐसे करते हो कि भैया जब भी खाली वैकेंसी आएगी, क्या होगा, जैसे सीट खाली होगी आप लोगों का नंबर लग जाएगा, या तो आपका प्रमोशन होगा या आपका ट्रांसफ़र होगा। तो उनको लगता है अच्छा काम करे ताकि हमारा प्रमोशन हो। मैं कह रहा हूँ ना, सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए होते हैं, तो प्रमोशन के लिए ही वो क्या करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है। तो अच्छा कार्य करने का मतलब खाली सीट हुई तो अपना प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि खाली सीट पे वो तो बाहर से लोगों को ला के बिठा देंगे, तो उनका मोटिवेशन टूट जाता है और वो जो काम कर रहे हैं वो डिले डाले, उसी तरीके से वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला सिस्टम उस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर उनके अंदर मोटिवेशन रहेगा कि अच्छा काम करे, अपनी रिपोर्ट कार्ड अच्छी रखे, अच्छा होगा, तो जैसे कोई ऊपर पोस्ट खाली रही, मेरा प्रमोशन के लिए मेरा नाम सबसे ऊपर मेरिट बेसिस पे मेरा भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। डैश इज इंक्लूडेड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट जो भर्ती की प्रक्रिया है उसके लिए इंटरनल सोर्स में कौन सा इंक्लूड है, तो मैंने बोला था बोथ हो गया, प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों ही उसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल कीपिंग द एम्प्लॉयज टेम्पररी अवे फ्रॉम द पर्सन अपॉइंटिंग हिम, अवे फ्रॉम द पर्सन अपॉइंटिंग हिम, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा मुझे, हाँ अब ठीक है। व्हाट डू वी कीपिंग द एम्प्लॉयज टेम्पररी अवे फ्रॉम द पर्सन अपॉइंटिंग हिम, ठीक है। अब से दिख रहा है आपको। हम क्या करते हैं,
क्या करने में व्यस्त होता है कि भाई एम्प्लॉय जो टेम्परेरी अवे फ्रॉम द पर्सन अपॉइंटिंग हिम, यानी जो पर्सन, कहने का मतलब क्या समझना, अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉयज़ को हमें क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस से अलग रखना है, यानी अपॉइंटिंग प्रोसेस से अलग रखना है, उसको अपॉइंटिंग प्रोसेस से अलग रखना है, तो हम क्या कहते हैं, उसको क्या नाम से पुकारा जाता है। सवाल इतना सा है कि व्हाट डू वी कॉल कीपिंग द एम्प्लॉयज टेम्परेली अवे फ्रॉम द पर्सन अपॉइंटिंग हिम, यानी जो अपॉइंट कर रहा है उस बंदे से एम्प्लॉय को अलग दूर रखा जाए, यानी उसको हमेशा जो अपॉइंटेड पर्सन है उससे दूर रखा जाए, तो उसको हम क्या नाम से पुकारा जाता है। हिंदी में देखें तो कर्मचारी को नियुक्त करने वाले व्यक्ति से अस्थायी रूप से दूर रखने को हम क्या कहते हैं, यानी जो कर्मचारी को नियुक्त करने वाले व्यक्ति, जो भी कर्मचारी को अपॉइंट करने वाला पर्सन है, उससे वाले व्यक्ति से अस्थायी रूप से दूर रखने को हम क्या कहते हैं, यानी उससे हम क्या, अगर हमें दूर रखना है किसी को, यानी उसकी छटनी करनी है, सीधी सीधी बात है। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफिसर बैठा है, उससे हमें अगर दूर रखना है तो हम क्या करते, ले ऑफ करते, इंग्लिश में बोला जाए, हिंदी में बोला जाए तो छटनी करते, उसकी क्या करते, चटनी नहीं छटनी करते, उसकी छटनी करते, मतलब हम उसको क्या करते, उससे दूर रखते। यानी तुम बोले हाँ भाई 100 लोग हैं, 20 लोग तुम हट जाओ, तुम्हारी छटनी होगी, नेक्स्ट लोग, यानी तुम अब दूर रहो सिलेक्शन प्रोसेस से, तो अपॉइंटिंग ऑफिसर से भी दूर रहोगे, तो आंसर हो जाएगा ले ऑफ, छटनी करना। देखो ऐसे घुमा के, अभी सीधा से पूछना देता है भाई किसी को निकालना या करना, उसको छटनी कहते हैं, लेकिन ऐसे घुमा के सवाल पूछे जाएंगे कि भाई इस तरीके से आपको लैंग्वेज में बंधाया जाए ताकि आपको समझने में 2 मिनट लग जाए, तो आपका टाइम थोड़ा सा होल्ड हो जाए। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा, कई बार ऑप्शन देख के भी आंसर क्वेश्चन का पता चल जाता है। तो दूर रखने का डिमोशन नहीं हो सकता, या प्रमोशन नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन दूर रखने का मतलब हो सकता है कि उसको डिमोशन की तरफ आप चले जाओ कि भाई हम इसको दूर रख रहे हो सिलेक्शन प्रोसेस से, लेकिन ऐसा नहीं। डिमोशन का मतलब होगा अपनी पोस्ट से नीचे उतारना, सिलेक्शन से दूर करने की बात नहीं है। छटनी का मतलब है उसको टेम्परेरी अवे रखना है कि भाई तुम अलग रहो, तुम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपॉइंटिंग पर्सन से दूर रहो, यानी छटनी करती उसकी। नेक्स्ट, वाइल सिलेक्टिंग मैन पावर, मैन पावर की सिलेक्शन करते समय डैश इज केप्ट इन माइंड, हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है? नॉलेज, एजुकेशन दिमाग में रखना है, बिल्कुल रखना है। एक्सपीरियंस अगले का रखना है, बिल्कुल रखना है। ईमानदारी, ऑनेस्टी रखनी है, बिल्कुल रखनी है। ऑल ऑफ द अबव वाज द आंसर, यानी हमें उसका शिक्षा भी ध्यान में रखनी है, उसका एक्सपीरियंस भी देखना है, और उसके साथ साथ उसकी ईमानदारी को भी देखना है जब भी हम सिलेक्शन करें मैन पावर को। वॉट इज इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजिकल टेस्ट, किसी की साइकोलॉजी होती है ना, दिमाग की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी टेस्ट में क्या इंक्लूड है? तो याद रखना इंटरेस्ट टेस्ट, यानी उसका इंटरेस्ट है कि नहीं, जॉब के प्रति इंटरेस्ट है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई ज़बरदस्ती ठीक है पास कर रहा बेटा सर देखेंगे होगी जब तक करेंगे, आगे देखेंगे, इस तरीके के बंदे को आप नहीं रह सकते। उसका जॉब इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटेलिजेंसी टेस्ट, IQ होना चाहिए, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने बताया था, उसके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो पर्टिकुलर जॉब करने की एफिशिएंसी होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट कहलाता है। ठीक है, एक साथ बोला जाए तो इनको बोला जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टाफिंग। स्टाफिंग मैंने बताया था आपको, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये रिक्रूटमेंट आ गया, सिलेक्शन आ गया, ट्रेनिंग आ गया इसके अंदर, ठीक है, एंड डेवलपमेंट भी आ गया। ठीक है, ये ट्रेनिंग है, इसको ट्रेनिंग की स्पेलिंग ऐसे वो समझ जाना है ना, आप ऐसे बोल रहा हूँ ना मैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये 4 ही चीज़ आ गई, इसको सिलेक्शन स्टाफिंग कहते हैं। इसमें से क्या नहीं है? देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है क्या? ये डायरेक्टिंग, ये है क्या इसके अंदर? नहीं है सर, 17 नंबर नहीं है, डायरेक्टिंग इसका पार्ट नहीं है, यानी निर्देश देना इसका काम नहीं है, इसका सिर्फ काम है स्टाफिंग, इन लोगों को सिलेक्ट करना। ठीक है, खाली जगहों पर। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड स्टाफिंग। जो मानव संसाधन का डेवलपमेंट, विकास करने वाले जो मानव संसाधन, आपके यहाँ पे जो मैन पावर है, जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करने वाले, और स्टाफिंग, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है? क्या मानव संसाधन विकास यानी डेवलपमेंट स्टाफिंग से बड़ा है? क्या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज बिगर देन स्टाफिंग, या स्टाफिंग इज बिगर देन ह्यूमन रिसोर्सेज, या बोथ आर इक्वल, या देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू, यानी इनके बीच में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं। तो याद रखना स्टाफिंग इज बिगर देन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से स्टाफिंग क्या है? बड़ा है। स्टाफिंग क्या है? बड़ा प्रोसेस है, बड़ा कार्य है, बड़ा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट तो क्या होता है? आगे लोग, अब आप उसको मैनेजमेंट करना है। ई स्टाफिंग का मतलब
पहले उनको सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें करनी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द एप्लीकेंट विच while ensuring that the only the most appropriate person has to be appointed, यानी ये आपको प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ता है कि भाई आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन ही अपॉइंट करे। यानी ये रिक्त पद है, यानी ये 20 पद रिक्त है, आपके वैकेंट सीट है, इन वैकेंट सीट पे मोस्ट एलिजिबल मतलब ईमानदार, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी एकदम सही आदमी जो इसके लायक हो 20 पदों के, वो ही सिलेक्ट हो। ऐसी इंश्योरिटी यानी ऐसी सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। रिक्रूटमेंट में तो आपने भर्ती लोगों से आवेदन मान लिए, लोग आ गए, सारी ट्रेनिंग ये सब हो गया, सब एग्जाम हो गया, लेकिन सिलेक्शन करते समय हमें कड़ी ध्यान रखना है, कड़ा एग्जामिनेशन करना है, कड़ा ध्यान रखना है, जांच करनी है कि सही आदमी ही सिलेक्ट हो, जो लायक हो, जो नालायक हो वो सिलेक्ट ना हो। ठीक है, अपने ऊपर मत लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मानव संसाधन मैनेजमेंट, ये भी है, थोड़ा है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग भी आपके कोर्स में। तो मानव संसाधन जो प्रबंध है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें से ये क्या क्या इंक्लूड है, तो याद रखना उसके अंदर रिक्रूटमेंट भी इंक्लूड है, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। स्पेशलाइज सर्विसेज भी इंक्लूड है, यानी उसके अंदर स्पेशलाइज सर्विसेज अगर कोई दे रहा है, जैसे कंसल्टेंसी देना, कैसे रोका जाए, लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, छोड़ के जा रहे हैं, और भी उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ देना, सेफ्टी देना, ये सारा मानव संसाधन का काम है। ठीक है, मोटिवेट करना। हैंडलिंग ग्रीवेंस यानी उनकी शिकायतों का निवारण करना। शिकायतें, जो भी शिकायत हो एम्प्लॉयज़ की, जो भी एम्प्लॉयज़ की शिकायत हो उनका निवारण करना, उसको हैंडलिंग करना, उसको तरीके, ये सारा मानव संसाधन काम है। यानी रिक्रूटमेंट करना, स्पेशलाइज सर्विसेज, और भी स्पेशलाइज मैंने बताया, हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, ये सारी। उसके अलावा उनकी शिकायतों का निवारण करना, ये सारा ऑल ऑफ द अबव क्या है, ये क्या है, उनका ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन प्रबंध का कार्य। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, यानी सबसे पहले आपके संगठन में एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करना है कि ये हमारे नवविवाहित जोड़े हैं, मतलब ये हमारे नए सिलेक्शन वाले बंदे हैं जो अभी सिलेक्शन आए और ये आज से यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या तहसील में, रेवेन्यू, कहीं पे भी काम करेंगे, तो उसको इंट्रोड्यूशन करना है, यानी उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन करना। क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन होता है ना, जैसे नए सिलेक्शन हो गए उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। क्या होता है, प्रोग्राम होता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस करना है, सब लोगों से मिलाते हैं उनको। फ्रॉम विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डू वी गेट बदली और कैजुअल एम्प्लॉयज। कैजुअल एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर हम उसको बुलाते हैं, परमानेंट नहीं होते, कैजुअल होते हैं, यानी जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे, काम ज़्यादा हुआ तो बुलाएंगे, काम कम हुआ तो आपको नहीं बुलाएंगे। और उसको बदली भी बोल सकते हैं, मतलब बदली में आया हुआ, काम ज़्यादा रखा है, तुम आ जाओ, उसके बदले में वो 4 लोग नहीं आए, तुम 4 लोगों की जगह 4 दिन के लिए छुट्टी पर, तो आप आ जाओ, 4 दिन के बाद वो आ गए तो आपको जाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बदली। और कैजुअल यानी काम ज़्यादा आ गया तो उनको बुला लिया। तो ये होता है फ्रॉम विच सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वी गेट बदली, यानी इनमें से कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हमें बदली या कैजुअल एम्प्लॉयज मिलते हैं, तो वो मिलते हैं कैजुअल कॉलर्स से। कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं, कैजुअल कॉलर्स होते हैं ऐसे ही चलते फिरते, सर कोई काम हो तो बताना, फ्री हूँ, कभी भी थोड़ा बहुत 2-3 दिन 4 दिन 4 घंटे के बाद कभी भी आधी रात को बुला देना, सर तैयार हूँ। तो ऐसे कैजुअल कॉलर्स जो होते हैं ना, उनके लिए वो एक सोर्स है जहाँ से हमें ये 2 प्रकार के एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, बदली और कैजुअल एम्प्लॉयज़। ठीक है। रिक्रूटमेंट इज डेस्ट, रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट क्या पॉजिटिव प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट नेगेटिव प्रोसेस है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। कहने का मतलब गुणात्मक है, मात्रात्मक है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, क्या है, तो भैया सीधी सी बात है, बी पॉजिटिव, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। एक पॉजिटिव प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस से लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट करोगे तो लोगों को लगेगा यार ये कंपनी चलती कंपनी है, इसके अंदर आती रहती है भर्तियाँ। To which source of recruitment the direct recruitment from educational institute is related, कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रखता है, तो वो रखता है आपका कैंपस रिक्रूटमेंट। आप सबको पता ही है क्या है कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी यूनिवर्सिटी से हो गया तो यूनिवर्सिटी से हो गया, या इंस्टीट्यूट से हो गया किसी, तो इंस्टीट्यूट या संस्था या यूनिवर्सिटी से होने वाले, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रखने वाले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर, यानी अंदर ही अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है। प्रमोशन है सर, ट्रांसफ़र है सर, क्या ले ऑफ छटनी करना भी है, बिल्कुल है सर, क्या ट्रेड ऑफ छटनी करना, समझ रहे हो आप मेरी बात कि भाई
इतने सीनियर लोग इसमें नहीं आएंगे, छटनी कर दो अंदर से ले लो यार, इनको हटा के अंदर वाले को ले लो। तो ये इंटरनल सोर्स है, लेकिन कौन सा नहीं है, नॉट है। तो ट्रेड यूनियन से तुम्हें क्या मतलब यार, है ट्रेड यूनियन से तुम्हारा मतलब ही क्या है? जो व्यापारी संघ है उससे क्या मतलब तुम्हारा, है ना? ये व्यापार संघ से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। उससे क्या एम्प्लॉय लोगे, उससे मैनेजर लोगे क्या? नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग इज गिवन टू द टॉप लेवल मैनेजर? टॉप लेवल मैनेजर में से इनमें से कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सारी ट्रेनिंग, लेबर के साथ रिलेशन भी रखना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी होना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो सारी चीज़ चाहिए उसको, तो क्या चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। वॉट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन? जब सिलेक्शन करने जा रहे हैं हम किसी का, जब हम किसी का चयन करने जा रहे हैं, जब हम किसी का चयन करने जा रहे हैं, सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप ही क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होगा? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी प्रारंभिक जांच। क्या हो गया? प्रारंभिक जांच। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा? प्रारंभिक जांच। प्रारंभिक जांच का मतलब हुआ शुरू में हम उनका क्या करना है, हमें जांच करनी पड़ेगी भाई, डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना कि सब ओके है कि नहीं। डॉक्यूमेंट प्रारंभिक जांच करेंगे कि भाई ये सब चीज़ें ऐसा नहीं मिले मंद बुद्धि आ गया नौकरी देने के लिए, कुछ की जगह कोई दूसरा बैठ गया, और आजकल तो बहुत चलता है, ठीक है, राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो प्रारंभिक स्क्रीनिंग भी हमें करना है। सबसे पहला स्टेप है किसका? सिलेक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट एग्जामिनिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स? किसी कैंडिडेट का इंटरेस्ट को देखने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? तो मैंने आपको बताया था शुरू में भी, इंटरेस्ट टेस्ट ही क्या है? उसका इंटरेस्ट देखने के लिए। इंटरेस्ट मतलब उसका ब्याज देखने के लिए नहीं, इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि भैया उसका क्या है, मतलब उसकी रुचि है कि नहीं है। यहाँ पे बात होती है रुचि, उसकी रुचि है कि नहीं इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के अंदर काम करने की। ऐसा नहीं कि एक टेम्परेरी स्तर पे आया है, अगर वो हो गया तो उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आगे तक उसको बुलाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। 29वां क्वेश्चन स्टाफिंग का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार से आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा। हम आपको यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर की तरह ये 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तरीके यही रहने हर टॉपिक वाइज। तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, एक हमारी मुहिम है, जिस मुहिम के तहत हम आपको ये करवाना चाह रहे हैं कि हर टॉपिक के 30 क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपके अंदर क्या आ जाए, मनोबल आपका क्या हो जाए, बढ़ जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। एग्जाम के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छी तरीके से आ जाए। तो हमें कोशिश यही है कि कंटेंट, हमारा कंटेंट को हमें अच्छा रखना है, हमें आपको बेस्ट से बेस्ट एग्जाम से पहले तैयारी करवानी है, हमें आपको सारी कंसेप्चुअल क्लियरिटी करवानी है, सारे क्वेश्चन एक बार करवाने हैं, टेस्ट आपसे लेने हैं, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। बहुत सारा काम है भैया, काफ़ी कर चुके हैं, काफ़ी कर रहे हैं, ये सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पे मेहनत करनी है। अगर 1000 पोस्ट आए तो भैया सारी की सारी आप तो खा जाओ, जितने वन एग्ज़ाम के पास हो ये सारी खा जाओ आप, छोड़नी किसी के लिए नहीं, 1% दया दृष्टि किसी के लिए मत रखना, सारी की सारी नौकरियां खानी है आपको। जितनी नौकरियां आएगी वन एग्ज़ाम वाले सारी नौकरियां खा के रहेंगे, सारी नौकरियां खा के रहेंगे मतलब हम सिलेक्ट होके रहेंगे, ठीक है। सेंडिंग एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज टू लोअर पोजीशन इज कॉल्ड, यानी जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज है उसको लोअर पोजीशन पे भेजना, उसको क्या कहा जाता है, उसको डिमोशन कहा जाता है। सर शुरू में ही आपने बता दिया, उसको क्या बोलता है, डिमोशन। याद रखना, इसको छटनी मत कह देना, इसको बोलते हैं डिमोशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आफ्टर क्रॉसिंग द बार ऑफ फिजिकल टेस्ट विच लेटर इज गिवन टू द सिलेक्टेड पर्सन। फिजिकल टेस्ट हो गया, ओके हो गया फिजिकल टेस्ट, अब आपके सामने सिलेक्टेड पर्सन के पास वो लेटर पहुंचेगा। उस लेटर को हम क्या कहेंगे, उस लेटर को सर हम कहेंगे सबसे ज़्यादा हमें जिसका इंतज़ार है, इंतज़ार, जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार वो है हमारा अपॉइंटमेंट लेटर। पता नहीं सर कब आएगा, इसको कॉल लेटर भी बोलते, सॉरी इसको क्या है, कॉल, बुलाया गया है, बुलावा भेजा गया डिपार्टमेंट से, और इसी का हमें इंतज़ार रहता है सर। सुबह शाम हमारे घर वालों को ही रहता है। और मैं कमेंट देखता हूँ यूट्यूब पे, कई बच्चे बोलते हैं सर मेरे पापा को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। तो पापा को चाहिए तो पापा को बोलो तुम ले लो, मेरे को क्यों बोल रहे हो? मेरे को तो जो करना होगा वही करूँगा, मैं तो सिर्फ क्या लूँगा, नॉलेज लूँगा, ज्ञान लूँगा। 3 बातें हमेशा याद रखना, वो हमेशा ही कहता हूँ मैं, नहीं कही हुई तो कह देता हूँ, और भी कहता रहूँगा, ठीक है। इसका तो आंसर पता चल गया। 3 चीज़ें याद रखना, एक तो आपको हमेशा क्या बनना है, जिद्दी बनना है। क्या बनना है? जिद्दी। क्या बनना है? जिद्दी मतलब एकदम जिद्दी, ढीठ, यानी एकदम गया किस्म का ढीठ,
ढीठ बनने से क्या होगा, पढ़ने के लिए बनना है। ढीठ मतलब नहीं पढ़ने के लिए मत बन जाना है। जिद्दी बनना है मतलब पढ़ने के लिए बनना है। पढ़ने के लिए बनना है मतलब आपको ऐसे जिद्दी बनना है कि भाई मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने का मतलब मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, जो भी नौकरी सामने ये मुझे चाहिए, किसी भी हद तक चाहिए, किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं, चाहे मेरे आंखों से खून के आंसू निकले, लेकिन मैं पढ़ के रहूँगा, रात रात भर काली करके रहूँगा। काली तो होती है, मैं वाइट करके रहूँगा, उसको सफ़ेद करके रहूँगा, ठीक है। तो इसी तरीका जिद्दी बनना पड़ेगा आपको अपने टारगेट को लेकर, ठीक है। दूसरी बात, जिद्दी के साथ साथ आपको, यानी ढीठ तो ही है, जिद्दी के साथ ढीठपन ये सब उसके साथ आ जाता है, ठीक है, ये पैकेज में इंक्लूड है, ठीक है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ज्ञान लेने के लिए पढ़िए, किसी को परीक्षा देने के लिए पढ़िए ही मत। किसी को आप साबित करना ही नहीं है जीवन में, किसी को साबित नहीं करना है, ना माँ बाप को करना है, ना समाज को करना है, ना दोस्तों को करना है, ना फैमिली को करना है। अरे किसी को साबित करने से कोई मतलब नहीं है, पल भर की ज़िंदगी है। साबित करने में पूरी जिंदगी जीवन निकाल लेते हैं और लास्ट में पता चलता है कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे अच्छा हासिल करने में जीवन लगा लो, साबित अपने आप होता रह जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है। अगर आप स्टाफिंग पढ़ रहे हो, आप बिजनेस मैथड पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कुछ भी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स कुछ भी पढ़ रहे हो, ज्ञान के लिए पढ़ो। आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए पढ़ो। आप अच्छी ये सोचो कि भाई जो पढ़ लिया वो मेरे पास ज्ञान होगा, मैं ज्ञान मारते हुए चलूँगा लोगों को, बस बढ़िया मज़ा आ जाएगा। मतलब मारते हुए मतलब पहले लूँगा मैं, ऐसे नहीं आधे में ज्ञान मारना शुरू कर दूँगा। तो ज्ञान के लिए पढ़ोगे ना, अपने आप रिजल्ट आएगा, अपने आप सब चीज़ होती जाएगी, अपने आप सब चीज़ ओके होती जाएगी। तो ये चीज़ आप प्लीज़ स्पेशल ध्यान रखिएगा कि आपको क्या होना है, जिद्दी होना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो है चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके या आपके पर्सनल लाइफ का जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उन प्रॉब्लम को आसान बनाते जाइए। आसान यानी उनको कॉम्प्लेक्स ना कीजिए आप। कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे गुत्म गुत मत कीजिए, उसको गुत्म गुत नहीं करके क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स यानी ईजी सिंपल। अपने रस्सियाँ फंस जाती है, तार फंस जाते हैं, तो अपन क्या करते, खोलते आराम से। एक बार ऐसे करेंगे तो और रस्सी और ज़्यादा गांठ लग जाती है। अपन क्या करते, आराम से पहले इसको धीरे से इधर से छोड़ देखते। ये होता है सॉल्यूशन करना। अगर उसको गुस्से में ऐसे करते हो तो उसकी गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ गई तो फिर वो खुलती नहीं, उसको काटना पड़ता है, और जब काट दिया तो फिर वापस गांठ पड़ेगी। यानी हर चीज़ में, चाहे रिलेशन हो, चाहे सब्जेक्ट हो, कुछ भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। आपको आराम से उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करनी है, उसको आसान बनाना चाहिए। बिजनेस मेथड आसान है, पेपर 1 आसान है, पेपर 2 आसान है, ये मैथ्स बहुत आसान है। पहले शुरू करने से पहले सोच लो क्यों, क्या है, आसान है। तो 3 चीज़, 3 गुरु मंत्र याद रखना कि आप तक काम आ जाए। आपके काम आए तो धन्यवाद जरूर करना, और वीडियो के नीचे कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब और वो सारा जो जो करते हो तामझाम वो आप कम कर रहे हो, उसको थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा आएगा, और उसके साथ पेपर 1 का एनालिसिस भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी अच्छे तरीके से लोड फ्री होकर पेपर 1 आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपका करवाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा, काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। काम पूरा मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही 1 एग्जाम को प्यार देते रहिए।